और पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को पाकिस्तान से अब धमकियां मिल रही हैं और उसका पति गुलाम हैदर भारत सरकार से ये मांग कर रहा है कि सीमा को अब उनके वतन वापस भेजा जाए। इन सब सवालों को लेकर जब जी मीडिया ने सीमा से सवाल किया तो उसने पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया। मैं नहीं जाना चाहूंगी, मेरी बेटियों की जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं तो मर ही जाऊंगी, मुझे अपनी ज़िंदगी का दुख नहीं रहेगा, मेरी बेटियां हैं वो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और मैं चाहूँगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा, मैं एक हाउस वाइफ बन के रहूँगी, जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूँगी, पर मुझे वापस ना भेजा जाए। मैम मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, योगी जी से, मोदी जी से, मैं औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ, मैं अपनी बेटियों के साथ आई हूँ और मुझे वापस ना भेजा जाए। धन्यवाद मैम। और अब बात करते हैं बाढ़ बारिश से मचे हाहाकार की। हिमाचल में हो रही बारिश का असर पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बिल्कुल, पटियाला में बारिश का पानी अब लोगों के घरों तक पहुंच गया है। पटियाला में मूसलाधार बरसात से लोग बेहाल हैं। जोरदार बारिश से यहाँ नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। बारिश का पानी निचले इलाकों तक पहुँच गया है। घरों के भीतर कई फीट पानी जमा हो गया है। घर मानो दरिया में तब्दील हो चुका है। घर में फंसे लोगों को ट्रैक्टर से रेस्क्यू किया गया। मजबूरी में लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। सड़कों पर आप देखिए हर तरफ सिर्फ सैलाब का ही कब्जा है। जबरदस्त बरसात से लोग बेहाल हो गए हैं। जगह जगह सैलाब में जूझते लोग नजर आ रहे हैं। जोरदार बारिश से इंसान क्या जानवर भी परेशान है। सैलाब के बीचों बीच देखिए एक डॉगी फंस गया। पुलिस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर उसको बड़ी मुश्किल से बचाया। रावी नदी के उफान पर होने से यहाँ भारी तबाही देखने को मिली है। भारी बरसात के बाद कई इलाकों की तो बत्ती गायब है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को अस्थायी कैंप में शिफ्ट किया है। और उत्तराखंड में जारी आसमानी आफत के बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली, लेकिन पंडोह डैम से छोड़े गए पानी की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका है। उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं। सैलाब के सितम के आगे इमारतें घुटने टेक चुकी हैं। गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं। देवभूमि पर कुदरत कहर बरपा रही है और अभी इस कहर से छुटकारा मिलने की उम्मीद भी कम ही नजर आ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे के लिए प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। उधर हरिद्वार का लक्सर शहर जलमग्न हो गया है। सड़कें दरिया की तरह नजर आ रही है। लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर 4 फीट तक पानी भरा है तो रेलवे लाइन और स्टेशन भी पानी में डूबे हैं। इतना ही नहीं, घरों में भी कई फीट तक पानी भरने से लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है। हालांकि कल बारिश ज्यादा नहीं हुई, लेकिन 17 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश लगातार नुकसान झेलता आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं आर्थिक संकट, जिस तरह से मुख्यमंत्री पहले भी कहते आए हैं कि हिमाचल प्रदेश में चल रहा है आर्थिक संकट। और अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। भारी बारिश से दरिया बन चुकी दिल्ली पर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वहीं हरियाणा के कई जिले यमुना में बढ़े पानी की मार को झेल रहे हैं। खेत झील बन गए हैं और शहर दरिया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाके डूब गए हैं। आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। यमुना में जलस्तर पार करने का 2010 का रिकॉर्ड टूट गया है। 2010 में यमुना का जलस्तर 207.11 पहुंचा था, जबकि आज 207.25 के पार हो गया है। पानी बढ़ने का आलम अगर यही रहा तो 1978 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। इस वक्त हम यमुना खादर में मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यमुना के पानी ने यहाँ पर तबाही मचाई है। उधर हरियाणा के कई शहर यमुना के रौद्र रूप के आगे घुटने टेक चुके हैं। कुरुक्षेत्र में ड्रेन का नाका टूटने से कई गांवों में बाढ़ के हालात हैं। दीदार और शांति नगर में पानी घुस चुका है। करनाल में यमुना का तटबंध टूटने से भारी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित इस इलाके में अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है।
और चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार से जुड़ी राजनीति की। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार विधानसभा में आज लगातार तीसरे दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। उधर लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली आज की सुनवाई भी टल गई है। कुर्सी उठाकर पटकने की कोशिश करते ये लोग बीजेपी के विधायक हैं और ये बिहार विधानसभा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर आज तीसरे दिन भी बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। जब तेजस्वी यादव विधानसभा में बोल रहे थे तो इस दौरान विधायक वेल में घुस गए और कुर्सी उठाकर पटकने की कोशिश करने लगे, लेकिन मार्शल ने बीजेपी विधायकों को ऐसा करने से रोक लिया। भारी हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं जमीन के बदले नौकरी के मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट अब 8 अगस्त को सुनवाई करेगा। बता दें कि सीबीआई ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। सूत्रों की माने तो लैंड फॉर जॉब मामले में ये नया केस है। पुराने केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बेटी सांसद मीसा भारती आरोपी हैं, जो कि अभी जमानत पर हैं। हालांकि नए केस में भी लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है। और अब बात कर लेते हैं बंगाल की। बंगाल के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी नेता टीएमसी पर लगातार हमलावर हैं। बीती रात दक्षिण 24 परगना के भांगर में हिंसा हुई। हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। बंगाल में स्थानीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती और परिणाम को लेकर कई इलाकों में हिंसा अब तक जारी है। भांगर में पुलिस टीम को आज देसी बम मिला। बम स्क्वाड की टीम ने बम को डिफ्यूज कर दिया। बीती रात दक्षिण 24 परगना के भांगर ब्लॉक में हुई हिंसा जानलेवा साबित हुई। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एडिशनल एसपी घायल हुए हैं। हमले का आरोप इंडियन सेकुलर फ्रंट पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। आईएसएफ कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने सुरक्षा बलों पर भी बम फेंके। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। आईएसएफ कार्यकर्ताओं की जान गई है, उनको जो है गोली लगी है और साथ ही एडिशनल एसपी को भी जो है गोली लगी है और उनके गार्ड को भी। अभी भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ताज़ा बम अभी भी पड़े हुए इस पूरे इलाके में। इन सबके बीच बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उन्हें इस बात का भरोसा है कि ममता बनर्जी बीजेपी की टीम को प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए जाने देंगी। हिंसा की रिपोर्ट कमेटी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को देगी। बढ़ेंगे आगे अगली खबर। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में आज बड़ी बैठक हो रही है। बिल्कुल, और मीटिंग में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लोकसभा प्रवास योजना की बैठक हो रही है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे जेपी नड्डा का स्वागत किया गया। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन कर मीटिंग की शुरुआत की। इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा होगी। मीटिंग में पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। बता दें कि बीजेपी ने पिछले साल लोकसभा प्रवास योजना का रोड मैप रखा था, जिसमें उन सीटों पर विशेष ध्यान देने की रणनीति बनाई गई थी जहां बीजेपी 2019 के आम चुनावों में दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी या फिर बहुत कम अंतर से जीती थी। इस प्रवास का मकसद संगठन को मजबूती देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति से जुड़ी स्थितियों के लिए प्रेरित करना है। मौजूदा हालात को देखते हुए बीजेपी ने कई राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी मानहानि केस मामले में आज कांग्रेस पार्टी का मौन सत्याग्रह चल रहा है। बाढ़ वाले राज्यों को छोड़कर सभी प्रदेश और जिला मुख्यालयों पर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मोदी सर ने मामले में कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलने पर कांग्रेस गांधीगिरी के जरिए विरोध जता रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मौन सत्याग्रह के जरिए विरोध जताया। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता मौन सत्याग्रह में शामिल हुए। बाला साहेब थोराट, नाना पटोले के साथ सैकड़ों नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। वहीं पटना में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह गांधी मैदान में शुरू हुआ। बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के नेतृत्व में कांग्रेस प्रमुख नेता मौजूद रहे। मोदी सरनेम वाली राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस ने आज सभी जिला मुख्यालयों पर मौन सत्याग्रह करने का फैसला किया है।
और राहुल गांधी जल्द ही नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी जल्द ही शीला दीक्षित के निजामुद्दीन ईस्ट वाले फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हैं। अभी तक इस घर में शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित रह रहे थे, जो अपनी मौसी के घर में शिफ्ट होने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नया पता हो सकता है B2 निजामुद्दीन ईस्ट। ये वही घर है जहां दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहा करती थी। इस समय आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं B2 निजामुद्दीन ईस्ट के उस फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट की, जहां पर शीला दीक्षित रहा करती थी और अब उनके बेटे संदीप दीक्षित यहां पर रहते थे। फिलहाल इस फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि एक 3 BHK फ्लैट है, यहाँ पर सामान की पैकिंग का काम चल रहा है। अंदर फर्नीचर जो है वो पैक किया जा रहा है और धीरे धीरे सामान यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। ये 3 BHK फ्लैट है जहां पर राहुल गांधी के शिफ्ट होने की चर्चा है। जल्द ही उनका नया पता हो सकता है। सूरत की कोर्ट से मानहानि मामले में उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता गई और उन्होंने अपना भारत तुगलक लेन का आवास जो है उनको खाली करना पड़ा, जिसके बाद वो 10 जनपद पे अपनी मां सोनिया गांधी के घर में शिफ्ट हो गए थे। हालांकि काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा थी कि आखिर उनका नया पता क्या होगा। तो नया पता अब यही हो सकता है जहाँ पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कभी रहा करती थी। और अजीत पवार की शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद अब कैबिनेट विस्तार की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। शिंदे गुट के कुछ विधायक के नाराज होने की भी खबर सामने आ रही है, लेकिन शिंदे गुट के विधायकों ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया है। अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद से कैबिनेट विस्तार पर अटकलों का दौर थमा नहीं है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। शिंदे गुट के विधायक भी यही बात कह रहे हैं। आज कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है। एनसीपी के सरकार में शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायकों के नाराज होने की खबरें आई थीं। ऐसे में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार होने की अटकलें हैं। मंत्री से ज्यादा हमारा खुद का जो सपना था 50 लोगों का, तो ये था कि हमारे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब सीएम बनना चाहिए और हमारा सबका सपना पूरा हो गया। अहम विभागों को लेकर बीजेपी और एनसीपी के बीच रस्साकसी होने की खबरें सामने आई हैं। महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल होने के बाद अब एनसीपी और बीजेपी में बैठकों का सिलसिला दिखाई दिया है। दरअसल खबर है कि अहम विभाग एनसीपी मांग रही है, लेकिन बीजेपी ने मना कर दिया है। वहीं देवेंद्र फडणवीस को कलंक बताने पर सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। देवेंद्र जी के ऊपर आरोप करना ये बहुत ही निंदाजनक है। जिन्होंने ये कलंक शब्द इस्तेमाल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर आपको बताएं। चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो ने लॉन्चिंग रिहर्सल को पूरा कर लिया है। बिल्कुल, 14 जुलाई को चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने 11 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का रिहर्सल पूरा कर लिया है। इसरो की ये रिहर्सल 24 घंटे तक चली। इसमें श्रीहरिकोटा के लॉन्च सेंटर से लेकर अन्य स्थानों के सभी केंद्र, टेलीमेट्री सेंटर और कम्युनिकेशन यूनिट्स की तैयारियों का जायजा लिया गया। रिहर्सल के वक्त माहौल एकदम लॉन्च के समय जैसा होता है। बस रॉकेट को लॉन्च नहीं करते। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सभी सेंटर्स को उनका काम और उससे संबंधित क्रम याद रहे। लॉन्चिंग को 10 चरणों में बांटा गया है। चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है। इस बार स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल भेज रहे हैं। ये लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाएगा। इसके बाद ये चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। इसे ऑर्बिटर इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि ये चंद्रमा की स्टडी नहीं करेगा। इसका वजन 2145.01 किलोग्राम होगा, जिसमें 1696.39 किलोग्राम ईंधन होगा। यानी मॉड्यूल का असली वजन 448.62 किलोग्राम होगा। और तुर्की ने स्वीडन के नेटो में शामिल होने को हरी झंडी दिखा दी है। जी हाँ, नेटो मेंबरशिप के बदले स्वीडन तुर्की के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के प्रयासों का समर्थन करेगा। नेटो देशों के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा है। तुर्की ने नेटो के नए सदस्य के तौर पर स्वीडन को मंजूरी दे दी है। लिथुआनिया में मंगलवार से शुरू हो रहे नेटो शिखर सम्मेलन में स्वीडन की सदस्यता पर मोहर लग गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद स्वीडन के रास्ते की आखिरी रुकावट भी खत्म हो गई है। एर्दोगन पिछले 1 साल से स्वीडन की सदस्यता का विरोध कर रहे थे। एर्दोगन का आरोप था कि स्वीडन कुर्द कार्यकर्ताओं को पनाह देता है। तुर्की इन्हें आतंकी मानता है। इसकी वजह से एर्दोगन स्वीडन की सदस्यता का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा स्वीडन में पिछले कुछ महीनों से विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इसमें कुरान को जलाने वाले इस्लाम विरोधी कार्यकर्ताओं को प्रमुखता दी जा रही है।
इस वजह से भी तुर्की के अधिकारी खासा नाराज थे। लेकिन दोनों देशों के बीच हुई वार्ता के बाद तुर्की स्वीडन को नाटो में शामिल करने पर राजी हो गया है। जी न्यूज़।